नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और आप मेरे साथ है डॉक्टर संजय कुमार जी को देख रहे हैं। और हम दोनों पिछले कई दिनों से इस चर्चा में लगातार लगे हुए हैं। यह निकालने आपके सामने रखने, समझने और समझाने की कोशिश में कि बिहार में अभी जो कुछ भी चल रहा है, उसको कैसे देखा जाए। और जब मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ चल रहा है, तो मेरा जो मकसद है या मेरी मुराद है, वो बिहार में लगातार विकास की योजनाओं से जुड़ करके वहाँ उद्योग की, रोजगार की और सरकार के चुनाव के दौरान किए गए वायदे के पूरा होने की जो संभावना दिख रही है, उससे है। नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं। नीतीश कुमार जिनके सेहत को लेकर के इतने सवाल किए जा रहे थे, वो जगह-जगह जाकर के मुआयना करते हैं कि यहाँ कौन-सा कारखाना खुल गया, इसका प्रोडक्ट कैसा है, इसका सेल्स कैसा चल रहा है, जिन जगहों पर उद्योग लगने हैं, उन जगहों पर क्या स्थिति है। तो रोज़ाना कहीं न कहीं आपको ज़मीन पर दिखते हैं। और यह सक्रियता ना सिर्फ़ मुख्यमंत्री के बिहार को आगे ले जाने के मकसद से जुड़ी हुई है, बल्कि इसकी अपनी कोई राजनीति भी है। और आज हम इसी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। कि नीतीश कुमार 20 साल की सरकार में पहली बार है कि गृह मंत्रालय उनके पास नहीं है। और यह जो उद्योग का महकमा है जिसके बूते बिहार अपने अगले 5 साल को चमकाने-दमकाने की कोशिश में है, जिसके लिए बिहार से लोग उम्मीद कर रहे हैं, वह भी उनके पास नहीं है, बीजेपी के पास है, उनकी पार्टी के पास नहीं है। तो यह 2 बहुत महत्वपूर्ण महकमे बीजेपी के पास है और सक्रिय नीतीश कुमार हैं। कारण क्या है और नीतीश कुमार की इस सक्रियता को कैसे देखा जाना चाहिए? संजय जी, बेहतर है कि आप इसको ज़रा समझाएँ। बिल्कुल, नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता मिली और जिसको हम लोग कहते हैं कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, हुँ, हुँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि नीतीश कुमार ओवर एक्टिव हो गए। हुँ, ठीक है, वो यात्रा पर निकलते थे और अलग-अलग यात्रा का नाम देते थे, हुँ, लेकिन इतनी सक्रियता मैंने किसी टेन्योर में नहीं देखी हुँ, कि हुँ, अगर कल बक्सर में है, तो आज नवादा में है, तो फिर राजगीर में है। मतलब कि हर दिन एक उनका एक रूटीन पार्ट बन गया है कि पटना मुख्यालय में बैठ करके हम चीजों को एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हुँ, बिहार में पहले से 45 विभाग थे। उन्होंने 3 नए विभागों का गठन किया हुँ, हुँ, और वो जो नया विभाग है युवा रोजगार एवं कौशल विभाग, हुँ, उच्च शिक्षा विभाग और नगर विमानन विभाग। हुँ, अब ये तीनों विभाग को देखेंगे तो कहीं न कहीं से एक कमिटमेंट लगता है कि हम इन 3 विभागों के माध्यम से रोजगार पाने का जो एक लक्ष्य रखा है, हुँ, हुँ, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में बताया है कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हुँ, इस हुँ, दिशा में वो चीजें बढ़ती हुई दिखती है। अब कैसे दिखती है इसको मैंने देखा कि ये विभाग का जब ये हुआ तो लगा कि ठीक है ये विभाग को देने में थोड़ी देर होगी। कल मैंने देखा कि विभाग दे दिया गया कि नहीं हुँ, आपके जिम्मे ये विभाग होगा, आपके जिम्मे ये विभाग होगा, आपके जिम्मे ये विभाग होगा। अब युवा रोजगार एवं कौशल विभाग जो है वो श्रम संसाधन मंत्री है संजय टाइगर। आज मेरी संजोग से उनसे सुबह बात हो रही थी। हुँ, हुँ, हमने कहा कि भाई बिल्कुल बिहार के नौजवान तो स्किल्ड होकर के हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, हुँ, पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो आप तो और बेहतर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इस पर बैठेंगे, आपसे बात भी करेंगे और हुँ। क्या-क्या सरकार की योजनाएं हैं हम आपसे शेयर करेंगे कि कैसे हम स्किल्ड कर करके, चूंकि बिहारी प्रतिभा की कमी नहीं है, नहीं, अवसर की संजय जी, कमी। सरकार सरकार की जो योजना है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, लेदर इंडस्ट्री है, मैंने मान लिया। तो लेदर इंडस्ट्री में जिस तरह के कौशल की, स्किल की ज़रूरत है, उसकी खातिर सरकार अलग से स्किल तैयार कर रही है, लोगों को ट्रेन कर रही है और उधर कारखाने लग रहे हैं।
क्या इस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है? अब बिल्कुल नहीं, स्किल्ड करके, चूंकि हाँ बिल्कुल दोनों एक दूसरे के जिसको कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है। हम्म। कि सेज, जिसको कि बक्सर में वो सेज को देखने गए थे नीतीश कुमार, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो था उसको, कि कैसे है, क्या क्या वहां संभावना है, और दूसरी तरफ स्किल्ड किया जा रहा है। तो वो हम्म। लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, हर जगह स्किल्ड वर्कर की ही तो जरूरत है। हम्म। अगर जब तक वो स्किल्ड नहीं रहेंगे, चीजों को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। दोनों की जरूरत थी बिहार में, एक तो कि आपको इंडस्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम्म। दूसरी तरफ स्किल्ड वर्कर। अगर स्किल्ड नहीं होंगे तो फिर वो चीजें नहीं बन पाएगी, वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं आप कर पाएंगे, और वर्ल्ड मार्केट में भी आप फिट नहीं कर पाएंगे, इंडियन मार्केट में भी फिट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों तरह से सरकार काम। लेकिन मैं जहां हूं, मैं फिर उस मूट पॉइंट पे आना चाहता हूं। ज़ेरे बहस ये है कि नीतीश कुमार की सक्रियता, क्या उनके भीतर के किसी डर के कारण है, या फिर इस सरकार का सारा क्रेडिट बीजेपी के ज़रिए ले जाने का कोई मामला है? कि क्रेडिट जो है बीजेपी के पास ना जाए? यह भी है कि बीजेपी ने अगर अपने बूते बिहार को चमकाने-दमकाने, उद्योग के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रचारित-प्रसारित कर दिया, तो नीतीश कुमार की उपयोगिता, नीतीश कुमार की जो जो उनका सिग्निफिकेंस, सार्थकता है, वो शायद बिहार की राजनीति में कम हो जाए। क्या उनको ऐसा लग रहा है, या उनके लोगों को? देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के दृष्टि से चीजों को कैसे देखते हैं मैं नहीं जानता हूं, हुँ। लेकिन नीतीश कुमार का कमिटमेंट को लेकर के मैं थोड़ा पॉजिटिव हमेशा रहता हूं। हुँ, हुँ। अगर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 2005 में जब इनको सत्ता मिली तो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया। वो स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सजा दिलवाई गई, और जिस तरह से मैंने तो कहीं नहीं देखा कि कोई मैसेकर हुआ, नरसंहार की घटना फिर उसके बाद कहीं नहीं। 30-30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे बिहार में, वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग अब नहीं है, रूटीन क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग संचालित नहीं होते। तो नीतीश कुमार ने उस पर ये किया, ये यूएसपी बताते हैं कि हमारा क्राइम जो है, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये मेरी यूएसपी रही है। सड़क, बिजली, पानी भी नीतीश कुमार ने दिया। लड़कियों को साइकिल से लेकर के पोशाक से लेके उनको राजनीतिक ताकत 50% रिजर्वेशन दिया। इस बार नीतीश कुमार को ये कहीं ना कहीं ये बात चुभ गई, जिस दिशा में मैं सोचता हूं। जब हर बार क्रेडिट लेने की कोशिश तेजस्वी जी करते हैं कि नौकरी मेरे वजह से दी गई, बार बार तेजस्वी जी, आरजेडी इस बात को दोहराती है, अगर नौकरी, सरकारी नौकरी शिक्षकों को या कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई, तो चूंकि तेजस्वी यादव ने ये लोगों को ये किया था, एश्योर किया था, और जब वो सत्ता में आए, सरकार पर दबाव बनाए, तब उन्होंने नौकरी दी। हालांकि वैधानिक तौर पर मुझे पता है फाइनेंस विभाग से कैसे परमिशन मिलता है, विभाग से रिक्तियां कैसे आती हैं, मुख्यमंत्री का मुहर कैसे लगता है, तभी किसी की नौकरी मिलती है। नौकरी कोई डिप्टी सीएम थोड़े देता है, डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है नहीं, लेकिन हाँ, राजनीति में ये सारी चीजें चलती हैं। नीतीश कुमार को इस बार लग रहा है कि किसी भी कीमत पर हम नौकरी और रोजगार का जो वादा किए हैं, अगर हम पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं इसी बिहार में, तो हमारे लिए ये एक बड़ा, समझिए कि यूएसपी हो जाएगा फिर से, कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता था कि शिवराज सिंह चौहान की, जब वो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, कि उनकी सभाओं में भीड़ होती है इसलिए नहीं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए भीड़ होती है कि जो वादा करते हैं उसको वो पूरा करते हैं। तो उनकी सभाओं में लोग सुनने आते हैं कि कौन सा प्रॉमिस इस बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की जनता से कर रहे हैं, और बार बार उनको सत्ता मिलते रही। नीतीश कुमार का जो ओवर एक्टिवनेस है ना, वो चाहते हैं कि 2-3 साल में ही हम उसका जमीन पर, जिसको कहते हैं कि धरती पर वो चीजें कैसे आकार ले लेगी, उस पर वो काम करने के लिए कभी वो सेज देखने जा रहे हैं, कभी वो नवादा का सोलर प्लांट देखने जा रहे हैं, कभी जो न्यूक्लियर
जो पावर प्लांट लगने वाला है उसकी जगह देखने जा रहे हैं। कभी वो राजगीर में जा करके वो जो प्रशिक्षित लोग हैं उनकी ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं कि हम और बेहतर बिहार बना करके देंगे। अलग अलग जगहों पर जाकर के नीतीश कुमार का एक एक चीज की मॉनिटरिंग करना, देखना इस बात को बता रहा है कि वो पूरी तरह से फोकस्ड है। और फोकस्ड है कि इंडस्ट्री कैसे आए, उसके लिए हम जमीन कैसे मुहैया कराएं, और दूसरी तरफ हम लोगों को स्किल्ड कैसे करें, युवाओं को हम रोजगार के साथ कैसे जोड़ें। स्किल्ड, इंडस्ट्री, रोजगार तीनों एक दूसरे के साथ जब तक कोरिलेट नहीं करेगा तब तक चीजें वो तस्वीर नहीं आ पाएगी। तो नीतीश कुमार का मैं जो ओवर एक्टिवनेस देख रहा हूं उसके पीछे मैं देख रहा हूं कि वो पूरी तरह से कमिटेड है। ठीक है, वो बीजेपी के साथ हो सकता है कि बीजेपी, चूंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर तो बीजेपी के ही हैं, जो युवा रोजगार और कौशल विकास के मंत्री हैं वो भी बीजेपी के हैं, लेकिन सबके बाद भी जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो मुख्यमंत्री के सहमति के बाद ही चीजें आकार लेगी। केंद्र चाहे जितना पैसा पंप कर दे, नोडल एजेंसी तो राज्य सरकार ही होगी जो उसको जमीन पर उतारेगी। निवेशक को जितनी भी तरह की सुविधा देनी होगी उसमें इंडस्ट्री मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही उनको देंगे। तो नीतीश कुमार चाहते हैं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, कि ये क्रेडिट भी हम ही को मिल जाए कि नीतीश कुमार ने जब तय कर लिया कि हम बिहार को बेहतर बिहार बना के देंगे, तो नीतीश कुमार इसको लेकर के अति सक्रिय हैं, ओवर एक्टिव हैं, जो रोज हर दिन कहीं ना कहीं, कभी वो कॉम्फेड का वो देखने जाते हैं, दूध का उत्पादन की जहां प्रोसेसिंग हो रहा है कि भाई ये पास्चुराइजेशन और जो इसके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या इसका अमाउंट नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसका सप्लाई चेन और बेहतर नहीं हो सकता है। नाबार्ड से बात कर रहे हैं लगातार कि कैसे ग्रामीण हाट जो है वो विकसित होंगे, और पैक्सों से राय ली जा रही है कि भाई हर गांव का किसान अपने उत्पाद को ग्रामीण हाट में ब्लॉक लेवल पर जो होगा उसमें कैसे वो बेचेगा। मतलब मार्केटिंग भी, प्रोडक्शन, उसमें रोजगार और उसकी मार्केटिंग। तो ये मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार पूरी तरह से फोकस्ड है। ठीक है, वादा किया था, 5 साल का वक्त था इनके पास, कहते कि हाँ ठीक है अभी तो सरकार बनी है हम करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार सारी चीजों को छोड़ करके, जिस तरह से सोलर प्लेट, कैसे हमारे यहाँ एनर्जी का जनरेशन होगा, चाहे वो सनलाइट से हो, चाहे वो न्यूक्लियर से हो, चाहे वो एनटीपीसी के माध्यम से हो, स्किल्ड कैसे लोगों को किया जाएगा। और एक चीज, बड़ा महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, हायर एजुकेशन बिहार का कोलैप्स कर गया था, इस सच्चाई को मैंने देखा था। पीएचडी की डिग्रियां बढ़ रही थी, लेकिन थेसिस कौन लिख रहे थे मुझे पता है। लाइब्रेरी में बच्चे नहीं जाते थे। उसके बाद जो साइंस के स्टूडेंट थे वो लेबोरेटरी में ही समय दे रहे थे। नीतीश कुमार ने उसको बिल्कुल टाइट कर दिया, कहा कि नहीं, इनोवेशन तो होगा, रिसर्च होगा। हर कंपनी का, हर इंडस्ट्री का एक अपना उसका रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। तो हायर एजुकेशन में इन्होंने रिसर्च को ऐड किया कि हम इनोवेटिव बनेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी का जो मानसिक जो ताकत है उसका इस्तेमाल। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ये ठीक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें R&D के लिए अलग से गुंजाइश होती है, उसको फंड भी होता है। बिहार के विश्वविद्यालयों में टीचर्स हैं ही नहीं, पीएचडी कराने के लिए जो टीचर्स होने चाहिए वही नहीं है, तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट जरूरी है। कई डिपार्टमेंट्स तो पटना यूनिवर्सिटी में मैं जानता हूं कि उसमें प्रोफेसर ही नहीं है। सर, तो फिर हायर एजुकेशन को लेकर के सरकार ने अपनी जो तैयारी की है वो तैयारी कागजों पर है, या फिर हमने कॉलेज के भीतर, यूनिवर्सिटी के भीतर जो रिक्वायर्ड सैंक्शनड पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट हैं, उनको देखा है और कॉम्पिटेंट लोगों को हमने, ये मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, कॉम्पिटेंट लोगों को हमने अपॉइंट किया है और रिसर्च करने का एक बेहतर माहौल तैयार किया। क्योंकि बिहार का एजुकेशन जो है वो खटारा ही हो चुका रहा है। और हायर एजुकेशन में तो एक बार मैं आपसे ही बात कर रहा था, तो आपने कहा कि 7% के आसपास ही लड़के ग्रेजुएट हो पाते हैं। तो सर, जहाँ ग्रेजुएशन का परसेंटेज 7% हो, तो फिर पीएचडी में कितने परसेंट लड़के जाते होंगे और क्यों जाएंगे? करियर में संभावनाएं दिखनी चाहिए, और यह भी बिहार के विकास से जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल सर, वो आपने सही कहा, पॉइंट में है, पीएचडी तो पॉइंट में है बिहार में।
बिल्कुल, कई डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी का है जिसमें एक टीचर, किसी में तो एक भी टीचर नहीं, सारे गेस्ट लेक्चर जा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी जिसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। साइंस कॉलेज की लेबोरेटरी कितने दिनों से नहीं खुली है मुझे नहीं पता है। उस लेबोरेटरी में बच्चे जा करके उस लैब में कोई वर्क भी करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जब तक आप टीचर अपॉइंट नहीं करेंगे, फिर R&D की बात कहाँ से होगी कि वहां रिसर्च कैसे होगा। कल ही मैं देख रहा था जो गया का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी के एक टीचर थे, उन्होंने एक रिसर्च किया है और उनका रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ है कि कैसे प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया का ये किया है, इजाद किया है, जो उस प्लास्टिक को भी डिकम्पोज कर देगा, जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ये कर रहा है। तो अगर हम बिहारी जितने मेधावी हैं, आज मैंने एक खबर देखी, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, सर्विसेज का रिजल्ट हुआ है और 15 लड़के यूपीएससी में आईएएस रैंक में क्वालिफाई किए। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 15 कहां से किए हैं? बिहार से 15 का रिजल्ट मैं आज देख रहा था। अद्भुत क्षमता वाला यह राज्य है जिसमें जिस दिशा में भी इसको दे दीजिए, बस इंफ्रास्ट्रक्चर और अवसर। बिहार में माहौल तैयार नहीं किया गया। बिहार के पास जो उपलब्ध साधन संसाधन हैं, उनका भी सही इस्तेमाल हो सके, इसकी खातिर भी गंभीर और ईमानदार कोशिशें नहीं हुई हैं। बिहार प्रतिभा से भरा हुआ है, बिहार संभावनाओं से भरा हुआ है और बिहार में ये रोजगार, कल कारखाने और वहाँ के लोगों के बिहार में रह कर के जी पाने, काम कर पाने, परिवार के साथ रह पाने की गुंजाइश, यह सब कुछ बिहार के लिए लंबे समय से इंतजार का हिस्सा रहा है कि हाई एजुकेशन ठीक हो जाए, इंडस्ट्रीज आ जाएं, यहाँ रोजगार मिल जाए, बिहार चमक जाए। लेकिन वो हाशिए पर रहा है। इस बार संभावनाएं हैं। आखिरी सवाल मेरा संजय जी है, नीतीश कुमार के लिए 2022 वाली स्थितियां हैं। 22 सीटों पर आरजेडी थी, आज 25 सीट पर है। 2 बार आरजेडी के साथ सरकार बना लेने से आरजेडी का रिवाइवल हो गया। अगर नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ नहीं जाते हैं, तो आरजेडी बिहार से लगभग समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। बीजेपी एक ऐसा दल है जिसके पास बिहार में संभावना है। मुझे तो बीजेपी इसीलिए बहुत पेशेंटली बढ़ रही है क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार के पास समय 4 साल 5 साल से ज्यादा नहीं होगा और 5 साल बाद अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो सब कुछ जमीन पूरी की पूरी वो बीजेपी की होगी। अगर रिवाइवल होता है 83 का तो बीजेपी के लिए खतरा है। अगर प्रशांत किशोर जैसे व्यक्ति किसी कारण से बिहार में चमकते हैं फिर से तो बीजेपी की दिक्कत है। बीजेपी का जो सब्र है ये क्या लंबा चलेगा या बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है कि वो बीच रास्ते ही सरकार अपने हाथ में और मुख्यमंत्री को उसे अपने हाथ में लेने के लिए बेताब दिखती है आपको? नहीं, बीजेपी ऐसा कोशिश नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार अगर 50 से कम सीटों पर होते तो बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। नीतीश कुमार 84 पर है और संभावना है कि वो 100 के करीब पहुंचने के लिए कोशिश की जा रही है। अब आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि 6 जो कांग्रेस के विधायक जीते हैं, अभी तक विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। वो 6 लोग उम्मीदवार हैं विधायक दल के नेता के। अब वहां 6 उम्मीदवार हो, वहां विधायक दल का नेता कैसे चुना जाएगा भाई? माने ये कहा सदन का एक सत्र हो चुका और उनका विधायक दल का नेता नहीं चुना। नहीं, लेकिन अगर 75 सीट्स जेडीयू के पास है, 79 बीजेपी के पास है, तो 4 का फासला है। अभी मैं देख रहा था कि एआईएमआईएम के कुछ विधायक गए थे नीतीश कुमार से मिलने के लिए 3, तो 5 में 3 अगर उधर चले जाते हैं, कांग्रेस के 6, अगर जितने भी दल हैं वहां, उनके लिए बहुत ही नेचुरल अलाई नीतीश कुमार हैं। एआईएमआईएम हो तो, कांग्रेस हो तो, या लेफ्ट के विधायक हैं तो, उन सबके लिए नीतीश कुमार के साथ आ जाना। जो आप कहते 3 सी, ये कम्युनलिज्म, करप्शन, क्राइम, इन तीनों के खिलाफ नीतीश कुमार की पॉलिसी रही है। उन्होंने अपनी इमेज को बचा के रखा है और यह उनके लिए इंसेंटिव की तरह है कि जब चाहें उसको भुना सकते हैं। तो ये सारे विधायक नीतीश कुमार के साथ तो आ सकते हैं और यही मुझे लगता है कि उनके हाथ में बड़ी ताकत है। हाँ, इसी वजह से मुझे लग रहा है
कि बीजेपी नीतीश कुमार को छेड़ेगी नहीं किसी भी तरह से। नीतीश कुमार को, चूंकि नीतीश कुमार की अति सक्रियता और जिस तरह से नीतीश कुमार थोड़ा बाहें फैला करके सबको, अब कल जो सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण में वो ये दी जा रही थी, डिग्रियां दी जा रही थी और उनको अपॉइंटमेंट एक तरह से दिया जा रहा था, तो उस परेड में भी उन्होंने मंत्रियों को बजाते बुलाया कि आप आ जाइए, मेरी गाड़ी में बैठिए और आप चलिए। तो इस तरह से नीतीश कुमार जिस तरह से बाहें फैला करके ओवर एक्टिव होकर के बिहार के लिए लगे हुए हैं, बीजेपी कोई छेड़छाड़ करके ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसका खामियाजा बीजेपी को आगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, चुनाव में तो बीजेपी को जाना होगा। और एक तो पहले ही एकनाथ शिंदे वाला प्रयोग में इन पर लग चुका है कि भाई अलायंस के साथ ये चुनाव लड़ते हैं, जैसे ही इनको कंफर्टेबल स्थिति होती है अलायंस को किनारे कर देते हैं, अपने ये सत्ता में आ जाते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी कुछ छेड़छाड़ करेगी। नीतीश कुमार भी, वो समीकरण समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, नीतीश कुमार को भी पता है कि बिना केंद्र के सहयोग के अभी तो वो 10,000 रुपए की राशि ही खातों में डालनी है। फिर 2 लाख का वादा इन्होंने किया है कि 6 महीने के बाद हम 2 लाख रुपया देंगे। क्या लगता है 50 लाख करोड़ का जो इनका बजट है कि 5 साल में 50 लाख करोड़ क्या बिना केंद्र के सहयोग से नीतीश कुमार खर्च कर देंगे क्या? तो केंद्र या बीजेपी नीतीश कुमार के लिए जरूरत है, और नीतीश कुमार का एक वैसा चेहरा जिस चेहरे ने साबित करके दिखाया है, उसकी जरूरत बीजेपी को है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि दोनों अभी एक दूसरे से दूरी बनाएंगे, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। देखते हैं चीजें कितना तेजी से आगे बढ़ती है, इस पर हम लोगों की नजर रहेगी। संजय जी ने जहाँ तक ये बातचीत छोड़ी है, ये हमारा एक सिरा है। यहाँ से पकड़ के हम अगली चर्चा में आपके साथ फिर शामिल होंगे। फिलहाल हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।